भाई साहब, क्या जानते हैं कि ओम बिरला की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। जिस तरह से उनके पिछले कई दिनों महीनों में कारनामे हो रहे हैं, उसे तो एक बात क्लियर हो गई है कि आने वाले दिनों में ओम बिरला साहब को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाएगा। और ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि विपक्षी पार्टी कर रही है। आखिरकार अमित शाह और ओम बिरला साहब का मिली भगत पकड़ी गई। इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे तो आप होश उड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि भैया वाट रे, मतलब ये ओम बिरला साहब भी इतने पहुंच वाले हैं। आपने अभी देखा होगा कि संसद सत्र भी खत्म ही हुआ है और महज 23 दिन में 18 दिन ही कामकाज हुआ था। उसमें भी तो 18 घंटे भी काम नहीं हो पाया। मात्र 15 घंटा 16 घंटा काम हुआ है सिर्फ 18 दिन, लास्ट 18 दिन में। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे ओम बिरला साहब संसद भवन में क्या करते थे। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो जो स्पीकर होता है उसका काम होता है पक्ष और विपक्ष, ये दोनों तरफ की बातों को सुनना, उसके बाद डिसीजन लेना कि किसको बोलने दिया जाए, किसको बोलने नहीं दिया जाए। ठीक है, अगर विपक्ष बोल रहा है तो सरकार का काम होता है कि शांति से उसे सुने, और अगर सरकार बोल रही है तो विपक्ष का काम होता है कि शांति से सुने। और ये दोनों को सुनवाने का और बैठाने का, शांत करवाने का काम है ओम बिरला साहब का, जो हमारे देश के संसद भवन के स्पीकर हैं, सबसे बड़े स्पीकर। अगर ये एक बात कह दे तो सुप्रीम कोर्ट भी इनके आगे झुक जाती है। सोचिए, इतनी इनके पास पावर होती है। लेकिन भैया ऐसा है, मतलब ये कारनामा ही कर दिए है कि एक बात में हस्तक्षेप कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और वो है आने वाले दिनों में बागी सांसदों के, जो कि टीएमसी से निकलकर एनसीपी का एक अलग पार्टी बना दिया है और उसमें 20 सांसद आ गए हैं। वो हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये समझिए कि जो अमित शाह और ओम बिरला साहब की जो मिली भगत है वो पकड़ी जा चुकी है। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मानसून सत्र चला है, ठीक है, करीब 20 जुलाई को चालू हुआ था और ये 13 अगस्त तक चला। उसमें महज 18 या 19 दिन ही काम हुए। उसमें से कितना काम हुआ? मात्र 19%। सोचिए, यानी कि संसद भवन में 19% काम हुआ है पूरे 23 दिन में। अब सोचिए भैया, ये कैसा संसद भवन है। मतलब ये नेताओं लोग क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं, बैठते हैं और बस थोड़ा बहुत हो गया, हल्ला हुली, बहस बस किया, फिर निकल गए। मतलब कि यार एक बिल भी पास करा नहीं पाए, ऐसा मतलब हालत हो गई हमारे संसद भवन की। और ये तो कुछ नहीं है। जरा सोचिए, एक दिन में खर्चा जो आता है संसद भवन चलाने का, वो करीब 10 से 12 करोड़ का खर्चा आता है। अब 10 से 12 करोड़ एक दिन का, तो समझिए 23 दिन का कितना होगा? करीब 270-75 करोड़ का खर्चा हो गया 23 दिन का। अब इतना पैसा आया कहां से? तो हम लोग का ही पैसा होता है, जो आप टैक्स भरते हैं उसी का ही पैसा होता है। अब जो इतना पैसा खर्चा हो रहा है संसद भवन में इन नेताओं के ऊपर, जो इन नेताओं बिना सोचे समझे उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो पैसा कहां से आया? हम लोग का ही पैसा है। आप जो टैक्स पेयर करते हैं उसी का पैसा है। ये लोग नेताओं को समझना चाहिए कि आखिर जो संसद भवन बना है, संसद भवन में अगर काम ही नहीं होगा, बहस ही नहीं होगा, तो बिल पास कैसे होगा? चले थे साहब जी FCRA बिल पास करवाने, क्या हुआ? अटक गया, बहस ही नहीं हो पाया, अटक गया। क्या करेंगे? कहा जाता कि अमेरिका वाले ने बोला कि अगर तुम FCRA बिल पास कर दिया संसद भवन में तो तुम्हारे ऊपर हम और डबल ट्रिपल 200% टैरिफ लगा देंगे। सोचिए, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा संसद भवन है उसमें भैया गतिरोध तो इतना बढ़ चुका है कि सरकार तो सिर्फ जुमला फेंकने से तो बाज आती ही नहीं। उसको नहीं लगता है कि हम अगर कोई बिल पास करवाना हो तो हम विपक्ष से सहमत लेकर शांति से वार्ता करें। और ओम बिरला साहब को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उनका काम था कि हम अच्छे तरीके से संसद चलाएं। लेकिन नहीं, बस आएंगे, आज के लिए 2 बजे तक संसद भवन स्थगित, दूसरे दिन आएंगे, आज के लिए अनिश्चित काल के लिए संसद भवन स्थगित, बस यही हो रहा। आपने देखा भी होगा कि पूरे संसद सत्र में नरेंद्र मोदी जी और नहीं आए थे, लेकिन जब लास्ट हुआ, लास्ट दिन चल रहा था, वंदे मातरम सॉन्ग के वक्त आए। सोचिए, जब वंदे मातरम का गाना हुआ और ये ओम बिरला साहब का चाटुकारिता देखिए, यहाँ भी मतलब ये पकड़ा गए हैं। उन्होंने जैसे ही ओम बिरला साहब अंदर घुसे, गेट से अंदर आए, फिर बोले चलिए खड़े हो जाए सभी सांसद, गाना गाइए वंदे मातरम। वंदे मातरम का गाना हुआ, जैसे ही सब सांसद बैठने की कोशिश किए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोल दिया कि आज से अनिश्चित काल के लिए संसद स्थगित किया जाता है। बस हो गया। कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। यार मतलब एक सेकेंड भी किसी को सोचने का मौका नहीं दिया गया कि आखिर हम बैठेंगे, फिर बहस करेंगे, फिर बोलेंगे, कुछ चर्चाएं होंगे बच विपक्ष के ऊपर, कुछ नहीं। तो यहाँ पर यार ये स्पीकर का पद ऐसा होता है, मतलब स्पीकर को समझना नहीं चाहिए।
हमारे देश के सबसे बड़ी संसद और संसद का सबसे बड़ा पोस्ट पद पर बैठा हुआ ओम बिरला साहब है, ठीक है। और ये ऐसा कर रहे हैं कि आते के साथ राहुल गांधी जी बोल रहे थे कई दिनों से कि अमित शाह जी आप संसद भवन आइए, मोदी जी आप संसद भवन आइए। और जो 20 जुलाई को जो हिंसा हुई थी, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था और देश में देशव्यापी बड़े पैमाने पर जहां तहां यूं ही लाठियों से हाथ गोड़ पैर तोड़ ताड़ के रख दिया स्टूडेंट का, उसके ऊपर जवाब दीजिए कि आखिर किसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। तो अमित शाह को तो साफ सुन गया, इसी डर से वो नहीं आए कि अगर हम जाएंगे तो हमको जवाब देना पड़ेगा। भैया सोचिए, संसद भवन सत्र चल रहा है और सरकार गायब है। सोचिए इसके साथ मतलब कौन सा कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, आप बताइए। अगर संसद सत्र चल रहा है और हम लोगों की भलाई के लिए संसद सत्र चल रहा है कि कौन सा बिल पास होना है, किसके ऊपर बहस होना है, और अगर उसमें मेन जो सरकार का मास्टर है वही गायब रहेगा तो फिर भैया संसद भवन चलाने से फायदा क्या है। मोदी जी नहीं आए और नहीं अमित शाह आया पूरे संसद सत्र में, इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, कितना विकास करेगा। और लास्ट में आते हैं, वो भी वंदे मातरम गाना खत्म हुआ, फिर ओम बिरला साहब बोल दिए आज के लिए ये संसद भवन स्थगित, अनिश्चित काल के लिए हो गया। अनिश्चित काल एक खत्म हो गया, अनिश्चित काल के लिए संसद भवन स्थगित। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, खाली खोटा पैसा बिगड़ा हम लोगों का। 270-300 करोड़ तो रुपया चला ही गया, पानी में डूब गया, ठीक है। तो इस तरह भैया ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में जो भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान करेगा। और आप देख भी रहे हैं 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पे हुआ, उसकी वजह से पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ था पेपर लीक के मामले में। तो धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो ही गया, लेकिन आगे की रणनीति ऐसा है कि अब अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने पूरे देश का माहौल बिगाड़ के रखा है, ठीक है, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अमित शाह को अपने पद पर रहने के लिए मतलब यार वो अपना जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। दिल्ली पुलिस, सेंट्रल पुलिस सब अमित शाह के हाथ में है। तो किसने ये ऑर्डर दिया था कि स्टूडेंट के ऊपर लाठियां चलाओ, पैलेट गन चलाओ, बंदूक से मार दो, जहां तहां देखो वाटर कैनन का बौछार कर दो, जो होगा देख लेंगे? किसने आदेश दिया था? अमित शाह ही ने आदेश दिया था और वही कबूल करना था उससे संसद भवन में। इसके लिए तो वो नहीं आ रहे थे जानबूझ करके कि हम जाएंगे तो फिर हमें बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने आदेश दिया, और आज तक वो एक्सेप्ट भी नहीं किए। और इसी पर आजकल के जो युवा हैं अड़े हुए हैं। और 15 अगस्त में एक ऐलान भी किया गया है सीजीपीए के जो संस्थापक है अभिजीत दीप के, उसके द्वारा कि आने वाले दिनों में हम ये सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक मुहिम चलाएंगे और स्कूल ठीक करो मुहिम चलेगा और ये सरकार के खिलाफ होगा। और अभी चल भी रहा है मुहिम, जहां तहां आजकल में भी देख रहे होंगे, जहां तहां अभी जो स्कूलों में है वहां पे प्रोटेस्ट काफी विरोध हो रहा है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा गांव का स्कूल है वो अच्छी तरह से बना भी नहीं है, किसी में तो बैठने के लिए बेंच नहीं है, किसी में तो बाथरूम नहीं है, लैट्रिन करने के लिए जगह नहीं है, पेशाब करने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे स्कूल होते हैं, वो भी गांव में सरकारी स्कूल में। फिर मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर हमारा देश गांव से ही विकसित होता है, तो गांव को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तब बाबा जी का टुल्लू बनेगा स्मार्ट सिटी। सोचिए गांव के स्कूल के इतना बदतर हाल है कि वहां पर बैठने के लिए बेंच नहीं है, बेचारे सब बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं, बोरी पे बैठते हैं। ये हमारी हालत है। और तो और 12 साल के अंदर करीब 99,000 स्कूल को बंद कर दिया गया, सरकारी स्कूल को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़ा बताता है, रिपोर्ट बताती है कि 99,000 स्कूल बंद हो गए हैं इस मोदी राज में। सोचिए 99,000 और चालू होना चाहिए अदर स्कूल, तो और बंद कर दिए गए। इससे आप पता चला है कि हमारा एजुकेशन किस ओर जा रहा है। खैर ये तो हो गया भाई एजुकेशन और हमारा देश के सिस्टम प्रथा की, लेकिन क्या कीजिएगा जब सिस्टम ही भ्रष्ट है तो कुछ भी हो सकता है। और भैया ओम बिरला तो इस बार फंस जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि अभी जो बंगाल में जो चुनाव हुआ था आपने देखा भी होगा, बंगाल में किस तरह से बीजेपी और पूरी सेना वहां पर उतरी थी फाइट करने के लिए और ममता बनर्जी को हरा दिया। हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया हुई और 1 करोड़ वोटर को वहां पे नाम हटा दिया गया। और वो जो 1 करोड़ वोटर का नाम हटा था वो कौन थे? टीएमसी के सब वोटर थे, ऐसा बता रहे ममता बनर्जी, ठीक है। तो वहां से भले बंगाल में बीजेपी जीत गई है, तो जीतने के बाद जो मतलब कार्यक्रम वहां का हुआ दिन दहाड़े, आपने देखा भी होगा कैसे अभिषेक बनर्जी को मारा गया, ढेला से फेंक के मार रहा है, अंडा फेंक के मार रहा है, तो पब्लिक में। तो क्या आपको लग रहा है वो पब्लिक था? पब्लिक नहीं था, वो बीजेपी के ही आदमी थे और बीजेपी ही कार्यकर्ता था जो अभिषेक बनर्जी को फेंक कर मारता था डंडे से, जो अभिषेक बनर्जी को ढेला से और अंडे से फेंक कर मारा था, ठीक है। ऐसा अब कहीं पब्लिक नहीं मारा था उसको, ये ममता बनर्जी खुद बोलती है और अभिषेक बनर्जी भी खुद बोल रहे थे। अब उसी का डर दिखाकर बीजेपी चाह रही थी चलो हम मेन आदमी को ही मारे हैं, उसको हम ऐसा मतलब टॉर्चर किए हैं,
उसका जो और सांसद हैं वो या तो टीएमसी छोड़ दे या तो फिर अपना एक अलग पार्टी बना ले। और ऐसा ही हुआ भाई साहब, टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद थे, उसमें से 20 सांसद हट गए, अलग हो गए और अपना एक पार्टी बना लिया, एनसीपीआई पार्टी। सोचिए, और एनसीपीआई पार्टी बना के उसमें अभी भी हैं। आप सोचिए, यहाँ पर एक पेच फंस जाता है कि जो पार्टी बनाई है टीएमसी से निकलकर तो संसद में बैठेगा। अब संसद में बैठेगा तो उसमें एक दल बदल का यहाँ पे कानून आ जाता है। दल बदल का कानून जो होता है वो ओम बिरला साहब यानी कि जो हमारे देश के स्पीकर होते हैं संसद भवन के, उनके पास होता है, उनका हक होता है कि उनके ऊपर हम कार्रवाई करें। वैसे तो कहा जाए तो एक नियम भी आया था 1985 में कि अगर दल बदल कोई करता है संसद तो उसके सदस्यता खत्म हो जाएगी, मतलब वो पार्लियामेंट मेंबर नहीं रहेगा, उसे हटा दिया जाएगा, उस जितने भी पद पे हैं उसको हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो कौन से मामले में था, 2 या 3 या 4 सांसद अगर भागते हैं तो। लेकिन यहाँ पे तो 28 में से 20 सांसद भाग गए, यानी कि 1/3 जो बाकी सांसद हुए हैं 20, उसके ऊपर ओम बिरला साहब ही फैसला ले सकते हैं उसे हटाना है या उसकी सदस्यता को रद्द करना है या उसको अंदर देना है और उसको बिठाना है संसद भवन में। ठीक है, तो ये ओम बिरला साहब के ऊपर है। अब चूंकि ओम बिरला साहब को भी लग रहा है, क्योंकि वो तो खुद बीजेपी पार्टी के ही सदस्य है और बीजेपी पार्टी भी बंगाल में आई है, तो वो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इसको बीजेपी पार्टी का अलायंस में रहने देते हैं, भले एनसीपीआई बनाया हो लेकिन बीजेपी पार्टी का ही सदस्य माना जाएगा, इसीलिए उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और आने वाले दिनों में ममता बनर्जी का कहना है जो हमारे 20 बागी सांसद गए हैं, एनसीपीआई का पार्टी बना लिया है और बीजेपी के साथ चला गया है, ठीक है, उसके सपोर्ट में काम कर रहा है, तो इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि आखिर ये ओम बिरला क्यों नहीं फैसला दे रहा है या क्यों नहीं हैंडल कर रहा है कि हमारे जो 20 बागी सांसद थे वो दूसरी पार्टी बनाकर चला गया और बीजेपी के साथ मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ओम बिरला साहब बुरी तरह से फंस जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमारे देश में सबसे बड़ा जो पद होता है ओम बिरला साहब का ही है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट भी इनको हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन इस मामले में चूंकि सांसद का मामला है, बागी होने का मामला है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है और वो बोल सकता है कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया है। अगर उससे 20 सांसद इधर आ गए हैं तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उसके तहत ओम बिरला साहब के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इनकी कुर्सी भी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर यह देखा जाए तो इनकी चाटुकारिता तो एक ही समझ में आ रही है कि ये सिर्फ बीजेपी के लिए काम करते हैं। भले ये बढ़ते हैं संसद भवन में सबसे बड़े पद पर, लेकिन इनका एक ही मकसद है बीजेपी को सपोर्ट करना और बीजेपी की तरफदारी करना। ठीक है, हालांकि ब्रिटेन और अन्य देशों में देखेंगे वहां पर जो स्पीकर होता है वो स्पीकर पहले इस्तीफा दे देता है, कोई भी पार्टी का हो, इस्तीफा देकर हट जाता है, उसके बाद स्पीकर बनता है, यानी कि ना ही इसका सुनेगा और ना ही उसका तरफदारी करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बीजेपी का स्पीकर है, स्पीकर बीजेपी का ही बात सुनता है और उसी का मानता है, कांग्रेस का तो बात मानता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं भाई साहब अभी फंसने वाले हैं ओम बिरला साहब, और इनकी कुर्सी भी शायद जा सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी खुद बोले हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। कहीं अगर बीजेपी का विधायक मतलब किसी दूसरी पार्टी में जाता तो ये तुरंत उसकी सदस्यता को रद्द कर देते और कह देते ये अयोग्य है, ये संसद भवन में बैठने लायक नहीं है। ठीक, लेकिन हमारे जो सांसद गए तो उसको नहीं बोल रहा है, भले 2/3 सांसद गए हों लेकिन कुछ तो उसके ऊपर फैसला आना चाहिए भाई, कुछ फैसला ही नहीं दे रहे हैं। और इस तरह से ये अपने आप मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। हालांकि है स्पीकर, लेकिन स्पीकर का पद ये निभा नहीं रहे हैं। आपका क्या कहना है कि ये जो ओम बिरला साहब ने कुछ फैसला नहीं लिया है या फिर नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की तरफ बहुत तरफदारी कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में संकट होगा? और जो पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ है उसके खिलाफ में भी ओम बिरला को पकड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो संसद भवन हमारा चला था उसमें ओम बिरला साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी कि बहस ना होने दे, अमित शाह को ना बुलाया जाए और मोदी जी को ना बुलाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी क्या चाह रहे थे कि अमित शाह आके 2 टूक बोल दे कि हाँ हमने पायलट गन चलाने का आदेश दिया, लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, क्योंकि अमित शाह के अंदर ही पूरा दिल्ली पुलिस और सेंट्रल पुलिस और सीआरपीएफ जितने भी है पुलिस सब आते हैं काउंसिल, ठीक है, तो उनके आदेश पे ही सब ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो नहीं आए और कुछ बोले भी नहीं। खैर आने वाले दिनों में आप देखते जाइए भैया होता क्या है। ठीक है, और पक्ष विपक्ष की लड़ाई अभी यही खत्म नहीं होने वाली है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और देखिए आगे कहां तक जाता, क्योंकि अभी इसमें तो अब देश के युवा भी प्रोटेस्ट में उतर, क्योंकि अभी इस लड़ाई में तो देश के युवा भी उतर रहे हैं, जेन जेड और जेन जेड अल्फा ये दोनों हैं। इसके ऊपर हालांकि मैंने एक वीडियो भी बनाया है, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, जेन जेड और जेन अल्फा ये कौन सा प्रोटेस्ट है और इनका कैटेगरी क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, और ये अभी सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं। सोचिए हमारा देश में अभी ऐसा हो गया यार कि
छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए उतर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं आखिरकार ये प्रोटेस्ट कहां तक चलता है और क्या अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सीजेपी का चीफ जो है अभिजीत दीपक, वो भी बोल रहा है कि स्कूल अगर ठीक नहीं हुआ 100 दिन के अंदर तो फिर अमित शाह का इस्तीफा हमको चाहिए। और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कुछ नहीं करते हैं इसके उपरांत, तो अभी मोदी जी का हम इस्तीफा लेंगे। अब तो आने वाला दिन ही बताएगा क्या होगा नहीं होगा। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।